अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको बताता हूँ कि मेथडोलॉजी सेक्शन आपने कैसे लिखना है किसी भी रिसर्च पेपर का या रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस का। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि मेथडोलॉजी सेक्शन होता क्या है। द मेथड सेक्शन डिस्क्राइब्स एक्शंस टू बी टेकन टू इन्वेस्टिगेट अ रिसर्च प्रॉब्लम एंड द रैशनल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोसीजर और टेक्निक्स used to identify, select, process and analyze information applied to understanding the problem, thereby allowing the readers to critically evaluate a study's overall validity and reliability। तो दो मेन चीज़ें हैं जो हमारा मेथड सेक्शन जो है वो अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए यूज़ करता है। सबसे पहले हमें पता चलता है कि हाउ वाज द डाटा कलेक्टेड और जनरेटेड, एंड सेकेंडली जो हमारा मेथडोलॉजी सेक्शन है वो हमें ये बताता है कि हाउ वाज आवर डाटा एनालाइज्ड। The methodology section should be direct and precise and always written in the past tense for a report or an article and future tense for a proposal। यानी कि जब आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे तो उसको पास्ट टेंस में लिखेंगे, लेकिन जब आप उसको प्रपोजल में लिखेंगे तो फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, क्योंकि मेथडोलॉजी अभी आपने प्रपोजल बनाते हुए अभी डाटा कलेक्ट या एनालाइज नहीं किया, तो ये एक फ्यूचर एक्शन के तौर पे आएगा। अच्छा, अब एक रिसर्च मेथडोलॉजी, वैसे तो रिसर्च मेथडोलॉजी बहुत एलेबरेटेड टॉपिक है और हम एक लेक्चर में या एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स में भी उसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन जनरली हमने ये देखना होता है कि हम जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं उनमें कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ हुई है और वो उसकी एक्सेप्टेड मेथडोलॉजी के तौर पे जानी चाहती है। समटाइम्स हम उसको डिविएट भी करते हैं, तो हमें ये भी बताना होता है कि हम उससे क्यों डिविएट कर रहे हैं, क्या वजह है। तो आप लोग जब अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप जो उससे रिलेटेड पेपर्स पढ़ रहे होते हैं वो आपकी बहुत अच्छी गाइडलाइंस होती है, जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी मेथडोलॉजी हमें यूज़ करनी है और हमने उसको लिखना है, ताकि दूसरे रीडर्स जो हमारा पेपर या हमारी रिपोर्ट को पढ़ें उनको भी पता चल जाए कि हमने ये वाला मेथड यूज़ किया है डाटा कलेक्शन के लिए और उसको एनालाइज करने के लिए। तो आप ये देखें कि हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स डिस्कस कर सकते हैं अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी में। एक तो उसमें हमें बताना चाहिए कि हम किस किस्म की रिसर्च कर रहे हैं। क्या हम प्योर थ्योरेटिकल रिसर्च कर रहे हैं जिसमें कोई डाटा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम एक नई थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड इज़ अ मोटिवेशनल थ्योरी। अगर आप उस पेपर को एक्सप्लोर करें तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है, प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए, प्रीवियस लॉजिक को यूज़ करते हुए उसके अंदर कोई डाटा एनालिसिस, चाहे वो क्वालिटेटिव डाटा है क्वांटिटेटिव डाटा है, उसके अंदर नहीं हुआ। फिर एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है जिसके अंदर आप किसी भी वेरिएबल को या किसी भी इवेंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ कंसर्न को आप डिस्क्राइब करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जिस तरीके से उसकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी लेंथ, उसकी हाइट, उसकी सेल्स। तो एक कंपनी अगर ये देखना चाहती है कि उसकी ओवर द ईयर सेल्स कितनी रही, बस उसने डिस्क्राइब करना है कि जो उसकी सेल्स कितनी रही, तो एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। फिर एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है कि इस किस्म की रिसर्च जिसमें पहले काम नहीं हुआ होता, आप कोई बिल्कुल ही नया किस्म का टॉपिक लेके आते हैं, जिस तरह कोविड-19 के ऊपर जो रिसर्च हो रही है मोस्टली आजकल, वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होती है विच इज़ वेरी नियर टू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, लेकिन इसके अंदर आप फिनोमिना को बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं। और उसके साथ फिर कॉजल रिसर्च होती है। एक टाइप जो यहाँ पे आपके सामने मेंशन नहीं है वो है को रिलेशनल रिसर्च, वो आगे भी हम उसको देखेंगे को रिलेशन रिसर्च किस तरह की होती है। फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बीच में डिस्क्राइब हम करते हैं अपने मेथड सेक्शन में कि हम क्वांटिटेटिव, अगर आपके रिसर्च में कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा है या आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके अंदर नंबर्स की शक्ल में, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। अगर आप उसमें कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं, थीम्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम सम सब्जेक्टिव इंटरव्यूज या ओपन एंडेड क्वेश्चंस में से, तो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। उसके बाद फिर एक्शन रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च है, वो रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस में तो आमतौर पे नहीं यूज़ होती, लेकिन अब क्या आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और प्री और पोस्ट एक्सपेरिमेंट उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या आप कोई केस स्टडी डेवलप कर रहे हैं जिसमें आप वन एस्पेक्ट या वन पर्सन या वन इवेंट को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं, या आप सर्वे बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आप
मल्टीपल सोर्सेज से डाटा जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। और सर्वे रिसर्च, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंट। अब सर्वे रिसर्च होता है प्राइमरी डाटा पे, केस स्टडी प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा दोनों पे हो सकती है, एक्सपेरिमेंट भी प्राइमरी डाटा पे होता है। तो अगर रिसर्च मेथड ज़्यादा फोकस करता है प्राइमरी रिसर्च पे। उसके बाद टाइम होराइजन, क्या आपका डाटा क्रॉस सेक्शनल है, यानी वन पॉइंट एट टाइम पे एक रिस्पोंडेंट से लिया गया, या आपने मल्टीपल डाटा डिफरेंट डिफरेंट रिस्पोंडेंट से लिए तो मल्टीपल क्रॉस सेक्शन, या आपने लॉन्गिट्यूडनल डाटा यानी कि एक ही रिस्पोंडेंट से डिफरेंट टाइम्स पे आपने डाटा कलेक्ट किया तो वो लॉन्गिट्यूडनल डाटा हो जाएगा। फिर टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कॉजेलिटी, जिसमें आप ये साबित कर सकते हैं, और वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये कॉजेलिटी है। लेकिन को रिलेशन रिसर्च में ये होता है कि आप ये बताते हैं कि आपस में दोनों रिलेट कर रहे हैं। अगर आप को रिलेशन रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप थ्योरी की मदद से कॉजेलिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर रिसर्चर इंटरफेरेंस कितनी है, क्या मिनिमल इंटरफेरेंस, जैसे फील्ड स्टडी का आपने सिर्फ डाटा कलेक्ट किया, आपने किसी किस्म की कोई इंटरवेंशन या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म किया। उसके बाद स्टडी सेटिंग, क्या आप लैब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फील्ड स्टडी कर रहे हैं या फील्ड एक्सपेरिमेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस ज़ाहिर है फील्ड स्टडी होता है, सोशल साइंसेज और बिजनेस मैनेजमेंट में जो रिसर्च होती है उसमें फील्ड स्टडी होती है, ठीक है। और एक और चीज़ जो यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं है कि आपका डाटा सोर्स क्या है, प्राइमरी डाटा सोर्स है या सेकेंडरी डाटा सोर्स है, वो भी आप अपने मेथडोलॉजी सेक्शन में डिस्कस करते हैं। आइए मैं अब आपके साथ एक रिसर्च रिपोर्ट, एक फाइनेंस की रिसर्च रिपोर्ट जो है वो डिस्कस करता हूँ, जिससे आपको क्लियर होगा मेथडोलॉजी सेक्शन हम किस तरीके से एक फाइनेंशियल रिसर्च रिपोर्ट में लिख सकते हैं। ओके जी, ये देखें, ये एक रिसर्च रिपोर्ट है, एक इनफैक्ट थीसिस है, GRI Quality and Financial Performance, a quantitative study on the impact of sustainability reports quality on firm performance and firm value in the Swedish manufacturing industry। ठीक है, ये एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये मास्टर्स थीसिस है, और इसने नाम में क्वांटिटेटिव का जिक्र कर दिया, तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी है। और चूंकि ये फार्म्स की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी डाटे को यूज़ कर रहे हैं। जरा आगे देखते हैं इसको, हम इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या है इसका एक्नॉलेजमेंट सेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये बातें दोनों किस्म के रिसर्च रिपोर्ट्स, आप सर्वे बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं जैसे HR और मार्केटिंग में, या आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, या आप सेकेंडरी डाटे पे रिसर्च कर रहे हैं जैसे फाइनेंस वाले या इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स करते हैं, ये दोनों के लिए बातें वैलिड होंगी जो मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट है, अब इसकी एब्स्ट्रैक्ट की टाइप डिफरेंट है जिस तरह हमने डिस्कस किया है, पर एनीवेज हमें उससे देख के पता चल जाएगा कि उसने समराइज किया हुआ है अपने रिसर्च को। तो ये टाइटल है, डेट है, कोर्स क्या है, ऑथर्स कौन कौन है, सुपरवाइजर्स कौन है, कीवर्ड्स क्या हैं इसमें इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो उस लेकिन वो जिस एक यूनिवर्सिटी में वो स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं ताकि वो जो भी एग्जामिनर है वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सके। Okay, the aim of the study is to investigate how the quality of a sustainability report affects financial performance and firms' value in the Swedish manufacturing industry. Methodology क्या है? The author have used a quantitative method with a deductive approach। ठीक है, ये quantitative approach है और deduction उसने किया है, यानी कि उसने theories को use करके अपने results जो हैं वो deduce किए हैं। Okay, theoretical perspective, theories used in this thesis are legitimacy theory and stakeholder theory। ठीक है, फाइनेंस की theories हैं, उसने उनके बेस पे अपनी ये theoretical framework develop किया है। अच्छा, फिर empirical foundation यानी रिजल्ट्स क्या आते हैं। द स्टडी comprises 30 कंपनीज। अब ये 30 कंपनी सैम्पल साइज है फ्रॉम द स्वीडिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री है जो इसमें इसने काम किया है। द डेटाबेस हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस रिट्रीवर, द डाटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस रिट्रीवर बिजनेस। इसका मतलब है कि सेकेंडरी डाटा है, एंड फ्रॉम ईच कंपनीज एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम 2015 टू 2017। अब ये स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल गया कि ये सेकेंडरी डाटा है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं जब हम आगे मेथोडोलॉजी में देखेंगे। द कंपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स हैव बीन स्टडीड टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ, इसने क्यों ये स्टडी की है, ये टॉपिक है। द क्वालिटी हैज बीन सब्सिक्वेंटली बीन पुट अगेंस्ट मेजरमेंट फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फर्म वैल्यूज इन अ रिग्रेशन एनालिसिस, यानी इसने स्टैटिस्टिकल अप्रोच कौन सी यूज किया है, रिग्रेशन एनालिसिस,
to investigate if there are any significant relationship. अब अगर मैं यहाँ से एक नतीजा निकालूं और मैं आपके सामने ये खुद से लिखने की कोशिश करूंगी जिसने मेथडोलॉजी कौन कौन सी यूज की है, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा जी दिस इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है, डिडक्टिव अप्रोच, सैंपल साइज जो है इसका वो 30 है और इसने कन्वीनियंट सैम्पलिंग ही की होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया है। ये की पॉइंट्स हैं हमारे मेथडोलॉजी के। ओके, डाटा कलेक्ट किया इसने सेकेंडरी, ठीक है, और ये इसने टाइम पीरियड लिखा है, ठीक है, उसने एक टाइम पीरियड 2 years। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि उसने जो एनालिसिस टेक्निक यूज की है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। और एक और बात जो हमें यहाँ से पता चली है कि इफ देयर एनी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स, जब से रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर किए हैं तो इसका मतलब है ये को रिलेशनल स्टडी है, ठीक है, तो ये को रिलेशन स्टडी, ठीक है। तो ये हमारे थ्योरेटिकल रिसर्च मेथडोलॉजी के जो कंपोनेंट्स हैं इस स्टडी के हवाले से वो हमने यहाँ पे देखे हैं। अच्छा, अब अगर हम आगे चलें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स एक दफ़ा आपकी चूंकि रिवीजन हो जाए आप रिसर्च रिपोर्ट में कौन कौन से चैप्टर होते हैं, तो एक तो इंट्रोडक्शन का चैप्टर, तो आप देखें जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर बैकग्राउंड, प्रॉब्लम डिस्कशन, रिसर्च क्वेश्चंस, एम्स एंड पर्पस, इससे मिलते जुलते जो सब टाइटल्स हैं वो आपके रिसर्च रिपोर्ट में भी होने चाहिए। फिर थ्योरी एंड हाइपोथेसिस का चैप्टर जिसको हमने लिटरेचर रिव्यू का नाम दिया था, ठीक है, तो उसके अंदर थ्योरीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्योरीज, प्रीवियस रिसर्च। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपके जो वेरिएबल्स हैं आपने वो भी डिफाइन करने हैं, ठीक है। फिर एंड पे क्या हुआ कि जब ये चैप्टर लिटरेचर रिव्यू का एंड हुआ, समरी ऑफ प्रीवियस रिसर्च एंड हाइपोथेसिस पे जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का पार्ट है। यहाँ पे देखें मेथडोलॉजी सेक्शन जो मेरा मेन डिस्कशन है इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है, तो रिसर्च मेथड्स, डाटा कलेक्शन, सैंपल सिलेक्शन एंड डिलिमिटेशंस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कैसे मेजर किया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कैसे मेजर किया। तो इसका मतलब है कि आपके जो मेथडोलॉजी सेक्शन है उसमें आपके मेजर्स भी आने हैं कि आपने वो डाटा कैसे मेजर किया। अगर कोई सर्वे कर रहा है, सर्वे रिसर्च, तो यहाँ पे वो लिखेगा कि उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए क्वेश्चनेयर्स कौन से यूज किए, किन ऑथर्स या किन स्टडी से वो क्वेश्चनेयर्स जो हैं वो एक्सेस किए। लेकिन ये चूंकि सेकेंडरी डाटा की रिसर्च है तो इसने यहाँ पे लिखा है कि हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स मेजर कैसे हुए, ठीक है। हो सकता है कोई फार्मूला लगाया हो उसने, हो सकता है उसकी कोई बताई हो बेंचमार्क वैल्यू के इस वैल्यू से ज़्यादा है तो वो हाई है, इस वैल्यू से कम है तो वो मॉडरेट है, इस वैल्यू से कम है तो वो लो है। फिर कंट्रोल वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ किए, फिर एनालिसिस मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, रिग्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पी वैल्यू, ठीक है, और फिर मेथड क्रिटिसिज्म, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। तो यहाँ पे मैंने आपको चूंकि पहले ही बताया है कि जो मेथडोलॉजी का चैप्टर है उसमें जो एनालिसिस का पोर्शन है वो जो आपका जो प्रायर और करंट नॉलेज है जितना आप उसमें लगा सकते हैं एनालिसिस, जैसे आप बेसिक रिग्रेशन या बेसिक कोरिलेशन अगर लगा सकते हैं तो आपने वहीं तक लिमिटेड रिस्क को रखना है, आपने उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। तो फिर ये रिजल्ट्स हैं चैप्टर नंबर 4 में, ये आपके रिसर्च रिपोर्ट में आएंगे, या आपके प्रपोजल तो आपका यहाँ तक एंड हो जाएगा चैप्टर नंबर 3 तक, ठीक है। फिर जब आप रिसर्च रिपोर्ट फाइनल बनाएंगे तो फिर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। और फिर अपेंडिसेस, तो ये देखें यहाँ पे इसने कुछ एक्सप्लेन किए हुए हैं कीवर्ड्स और कुछ मेन टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन की हुई हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, एक दफ़ा उसको देख लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आपने देखा है कि जी ये साइटेशंस किस तरह हुई हुई हैं, आपकी साइटेशंस भी इसी तरीके से होनी चाहिए, राइट अप कैसे हुआ है। ये एक बहुत अच्छा बेंचमार्क पेपर है जिसको चाहे आप किस किस्म की रिसर्च भी कर रहे हो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इससे काफ़ी आइडिया होगा कि हमने राइट अप कैसे करना है, राइट। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब हम अपने मेन मेथडोलॉजी चैप्टर में आते हैं। अच्छा, इससे पहले कि अगर मेथडोलॉजी के चैप्टर तक हम पहुँचें और उसको डिस्कस करें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज़ भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ
कि समटाइम्स लिटरेचर रिव्यू में एक बड़ा अच्छा अप्रोच होती है कि हम प्रीवियस लिटरेचर जो प्रीवियस रिसर्च है उसकी समरी भी यहाँ पे एक प्रेजेंट करते हैं। ये समरी टेबल बड़ा हेल्पफुल होता है रीडर को ये बताने के लिए कि मैंने प्रीवियस लिटरेचर को एक्सप्लोर किया है और इस एस्पेक्ट से एक्सप्लोर किया है कि उस लिटरेचर में कौन सी चीज़ें जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, कौन सी मेथडोलॉजीज़ यूज़ हो चुकी हैं और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, ताकि मैं जो अपनी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने जा रहा हूँ उसको और बेहतर तरीके से उसके एविडेंस प्रोवाइड कर सकूँगा। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है ये ज़रूरत थी, ये गैप भी था, ये कंसिस्टेंट भी है प्रीवियस लिटरेचर से। अब ये देखें, ये एक बैलेंस क्रिएट करना है आपने। आप कोई ऐसी रिसर्च तो नहीं करने जा रहे कि जो ऑलरेडी हुई ना हुई हो। आप वो रिसर्च करने जा रहे हैं कि जिससे मिलती जुलती रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहे हैं। आप उसमें एक थोड़ी सी जो एक गैप था उसको फिल इन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक समरी जब हम प्रेजेंट करते हैं प्रीवियस लिटरेचर की जो हमारी रिसर्च से मिलते जुलता काम हुआ है, तो एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू मिल जाता है एग्जिस्टिंग रिसर्च के बारे में। और साथ साथ देखें एक मेथडोलॉजी का भी ओवरव्यू मिल जाता है। अब देखें जितनी भी यहाँ पे स्टडीज़ हैं उनमें ज़्यादातर ये दो स्टडीज़ हैं जिसने क्वालिटेटिव किया है, इसने सिर्फ थ्योरेटिकल रिसर्च किया है। ठीक है, अब बाकी काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जिन्होंने रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ किया है। तो अब ये भी ऑथर कह सकता है कि रिग्रेशन एनालिसिस मेरे फील्ड ऑफ रिसर्च में या मेरे टॉपिक ऑफ रिसर्च में एक बड़ा कंसिस्टेंट मेथड है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ले जी, ये अब हम आगे मेथड सेक्शन में जो मेनली मैंने एक्सप्लेन करना था। अब यहाँ पे चाहे आप सर्वे बेस्ड रिसर्च कर रहे हैं जो मार्केटिंग और एचआर में ज़्यादा ट्रेंड है, या चाहे आप सेकेंडरी डाटा पे रिसर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इक्वली वैलिड हैं दोनों किस्म के रिसर्च पे, यानी प्राइमरी डाटा पे भी और सेकेंडरी डाटा पे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ डिफरेंस है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अब ये देखें, मेथड के इस चैप्टर में आपने देखा कि इसने स्टार्ट किया, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द स्टडीज अप्रोचिंग रिगार्डिंग सेलेक्टेड थ्योरेटिकल मेथड, data collection as well as presentation and calculation of included variables. In the end, the study's analysis, the research methods and its regression model are presented. अच्छा जी, अब रिसर्च मेथड में उसने सबसे पहले लिखा कि अ क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी वाज अप्लाइड। ओके, फिर उसने उसका रेफरेंस दिया कि अकॉर्डिंग टू दीज ऑथर्स there are theories about how reality look, which through data collection can quantify the various factors that can explain the theory in practice. देखिए यहाँ पे एक रैशनल प्रोवाइड किया है कि क्यों मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी को अप्लाई किया, क्योंकि इन ऑथर्स ने कहा है कि हम थेरीज को क्वांटिफाई करके उनको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इंक्लूड्स अ डिडक्टिव अप्रोच। अब क्या होती है डिडक्टिव अप्रोच? अब चूंकि ये रिसर्च पेपर नहीं है, ये एक रिसर्च रिपोर्ट है, तो थोड़ी सी डिटेल होती है। तो फिर आप उसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं चीज़ों के बारे में। सो डिडक्टिव अप्रोच मीन्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर मेजरेबल एंड हाइपोथेसिस इज फाउंडेड। The hypothesis provide underlying information for the data collection and is tested by the empirical study. ठीक है, ये डिडक्टिव अप्रोच की थोड़ी सी इसने यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, उससे रिलेटेड साइटेशंस दी हुई हैं। ठीक है, फिर ये पॉजिटिविज्म इज आवर रिसर्च फिलॉसफी। इसको भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो आपको पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, ये दो दो रिसर्च फिलॉसफीज मिलेंगी। ठीक है, आमतौर पे जब हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जिसे हम एम्पेरिकल रिसर्च भी कहते हैं, उसमें पॉजिटिविज्म रिसर्च फिलॉसफी यूज होती है। Positivism is included in the quantitative research method which advocate the application of scientific method in studies. अब यहाँ पे रीडर को इसने बताया है कि क्यों मैंने क्वांटिटेटिव, अगर आप सिंपल लिख दें कि आई यूज्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ये तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि वाई सभी क्वांटिटेटिव यूज करते हैं या सभी क्वालिटेटिव यूज करते हैं। ये कोई बात नहीं होती। असल में आपको ये बताना होता है क्योंकि आप एक प्रॉपर रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, और आपकी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोग समझें कि आपने जो काम किया है वो वैलिड है। ठीक है, ताकि आपको किसी तरीके से अगर वो उस काम को रीटेस्ट करना चाहें, वो उस मेथडोलॉजी को रीयूज करना चाहें, तो वो उसको प्रॉपर तरीके से आपके हाइपोथेसिस को किसी और स्टडी सेटिंग में रीटेस्ट कर सकें। इसलिए ये एक यहाँ पे
और ये भी एक लिटरेचर रिव्यू की तरह का ही काम है कि आपने अपनी मेथडोलॉजी के बारे में लिटरेचर रिव्यू करना है उसको सपोर्ट करने के लिए. So, in quantitative studies, objectivism is desirable where the collected information should be outside the researcher's control to influence. तो ये इस पूरे पैराग्राफ में उस ऑथर ने ये बता दिया है कि मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजी को क्यों यूज़ किया है. ठीक है, वो किस तरीके से रिलेट करता है साइंटिफिक रिसर्च अप्रोच के साथ, किस तरीके से वो एक नॉन बायस्ड रिसर्च करता है. ठीक है, और किस तरीके से मैं अपनी थ्योरी को क्वांटिफाई करके थ्रू डाटा कलेक्शन उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज क्रिएटेड फ्रॉम स्टडीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अच्छा, अब ये अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं. Our hypothesis described how GRA equality, अब ये GRA equality क्या है, ये independent variable है, affects the dependent variables which is ROA, return on investment, and Tobin's Q, which is again maybe a measurement of a performance or something. ये आगे जाके वो बताएगा. ठीक है, अब ये उसने यहाँ पे अपने variables को define किया. और यहाँ पे देखें ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये चैप्टर नंबर 2 में भी हो सकता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और बल्कि वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है अगर ये हो, लेकिन इस ऑथर ने इसको चैप्टर नंबर 3 में इस वजह से भी लिखा कि वो उसको रिलेट करना चाह रहा है अपनी मेथडोलॉजी के साथ. आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मेथडोलॉजी का मकसद है डाटा कलेक्शन के बारे में बताना. ठीक है, तो दिस स्टडी ट्रीट्स 30, ये 30 क्या है, ये हमारा सैम्पल साइज है. टाइम पीरियड क्या है, 2015-2017. कहाँ से डाटा कलेक्ट किया, द डाटाबेस रिट्रीवल बिजनेस. एक तो यहाँ से किया. ठीक है, जैसे यहाँ से डाटा नहीं सिलेक्ट किया, यहाँ से कंपनी सिलेक्ट की. ठीक है, इसका मतलब सैम्पलिंग यहाँ से की गई 30 की. परसेंटेज ऑफ टोटल GRI disclosure was used as independent variable to measure sustainability report quality. Financial performance कैसे measure की, ROA, and firm value was made by Tobin's Q, which present this firm's dependent variables. Given that, अच्छा अब ये देखें कि ये उसने कहा लिमिटेशंस भी बता दी हैं साथ. दिस स्टडी इज डिलिमिटेड टू द स्वीडिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, सो सिंस देयर इज नो डाटा सोर्स व्हिच कैन प्रोवाइड ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, सो उसने मैन्युअली ये डाटा कहाँ से कलेक्ट किया, फ्रॉम द रिट्रीवल बिजनेस डाटाबेस, फ्रॉम कंपनीज एनुअल रिपोर्ट एंड देयर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स. अब यहाँ पे सैंपल सिलेक्शन की बात है, वो उसने एक तरह से दोबारा से उसको रिपीट किया है. अच्छा, उनकी काफ़ी डिटेल इसमें दी हुई है, क्योंकि मास्टर थीसिस है थोड़ी डिटेल ज़्यादा है. आपके अंडरग्रेड थीसिस में डिटेल थोड़ी सी कम होगी. ठीक है, इसको अगर आप एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये डिटेल. अच्छा, अब यहाँ पे ना उसने ये भी बताया हुआ है, और ये इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम स्टैंडर्डाइज कर सकें अपनी मेथडोलॉजी को, कि जो कंपनीज जहाँ से उसने सैंपल लिया उनकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इस पीरियड से इस पीरियड के दौरान वो एक्टिव कंपनी थी. ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये थे, उनके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे वो मोर देन 250 हैं, उसकी बैलेंस शीट इतने से ज़्यादा अर्निंग शो कर रही है, नेट सेल्स जो है वो इस 350 मिलियन से ज़्यादा है. अब ये स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने जो एक हॉल मार्क ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है कि आपकी रिसर्च जर्नलाइजेबल होनी चाहिए. तो हमें रीडर्स को बताना है कि हमने डाटा जो है जिस सैंपल के ऊपर हमने जिससे डाटा कलेक्ट किया, जिस सैंपल से, उसकी ये करेक्टरिस्टिक है, ये स्टैंडर्डाइज करने के लिए अपनी रिसर्च को. फिर उसने कहा जी ये जो लिमिटेशंस डिफाइन की हैं अपनी सैंपल की या अपनी पॉपुलेशन की. ठीक है, तो उससे 311 कंपनीज निकलती थी, उनको हमने मैन्युअली रिव्यू किया, तो उसमें से जो हमारी लिमिटेशंस थी उसके मुताबिक 30 कंपनीज जो है वो सिलेक्ट होती थी. यानी टोटल 311 कंपनीज थी, और उसमें से हमने 30 कंपनीज जो है वो अपनी जो हमने ये जो लिमिटेशंस बनाई हैं उसके मुताबिक सिलेक्ट कर ली. ठीक है, और वो अपेंडिक्स 2 में उन कंपनीज की उसने डिटेल भी दे दी. अच्छा, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफाइन किया उसने कि उसको किस तरह मेजर किया. अच्छा,
अब यहाँ पे ये चूंकि सेकेंडरी डाटा की रिसर्च है तो यहाँ पे क्वेश्चनेयर तो नहीं आप मेंशन करेंगे, लेकिन अगर आप सर्वे बेस्ड रिसर्च है तो फिर यहाँ पे आप ये बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चनेयर यूज किया, किस ऑथर से हमने वो बोरो किया, उस क्वेश्चनेयर में डाटा जो मैयर किया वो कौन से स्केल पे था, लिकर्ट स्केल, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल था, 4 पॉइंट लिकर्ट स्केल था, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल था, एग्री टू डिसएग्री के क्वेश्चन थे, या फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे कि नॉट एट ऑल और से लेके मैनी तक के क्वेश्चंस थे, तो आप उस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ये चूंकि सेकेंडरी रिसर्च है तो वो इस वेरिएबल को वो डिफाइन कर रहा है कि इसकी वैल्यू क्या, किस तरह ये वैल्यू जो है वो हमें इसके बारे में पता चलेगा, यानी क्वालिटी को हम किस तरह मैयर करेंगे। ठीक है, तो अब उसने कॉल के वी हैव एग्जामिन्ड हाउ वेल एंड एक्सटेंसिवली द कंपनी रिपोर्ट्स ऑन सस्टेनेबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद GRI G4 स्टैंडर्ड्स, यानी वो जो क्वालिटी का जो उसका वेरिएबल है IV, ठीक है, उसने GRI G4 स्टैंडर्ड्स को यूज किया है उस क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए। And we assume that better the standards are followed, the higher the quality of the sustainability reports. यानी मेथडोलॉजी में आपने ये भी डिफाइन किया कि आपका जो वेरिएबल है उसको किस तरीके से आपने मैयर किया, उसकी हाई वैल्यू क्या होगी, उसकी लो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब ये फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन उसने दी है, लिटरेचर में से भी उसको मेंशन किया है। अच्छा, फिर स्कोरिंग सिस्टम भी देखें, यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि कंपनीज ने कौन कौन सा यूज किया है। So we will then use a simplified grading system from 0 to 1. 0 का मतलब है GI indicators are not mentioned, 1 का मतलब है GI indicator is mentioned। और फिर अपेंडिक्स 1 में इसकी फर्दर डिटेल्स हैं। उसके बाद आगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स ने कहा था जी दो हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टॉबन स्क्यू। ठीक है, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो, अच्छा, व्हाई यूज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड व्हाई नॉट रिटर्न ऑफ इक्विटी, क्योंकि उसने कहा है कि प्रीवियस रिसर्च से ये कंसिस्टेंट है। प्रीवियस रिसर्च में ROA का ज़्यादा यूज़ हुआ है, ROE ज़्यादा यूज़ नहीं हुई, तो कंसिस्टेंसी भी इम्पॉर्टेंट है हमारी रिसर्च में, ताकि हम प्रीवियस लिटरेचर से अपनी रिसर्च को कंपेयर भी कर सकें। अच्छा, अब ROA क्या है, ROA का जो उसने फार्मूला है वो भी मेंशन कर दिया है। टॉबन स्क्यू क्या है, टॉबन स्क्यू का फार्मूला उसने मेंशन कर दिया है। ठीक है, टॉबन स्क्यू की कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो कहाँ कहाँ लाया करती हैं उसने ये भी बता दिया है। फिर कंट्रोल वेरिएबल्स की यहाँ पे जिक्र कर दिया। ये सब मेथडोलॉजी चैप्टर है आपका। ठीक है, एनालिसिस मेथड आ गया जी, रिग्रेशन एनालिसिस यूज किया है, क्यों यूज किया है, कोरिलेशन यूज किया है, क्यों यूज किया है, वो सारी यहाँ पे डिटेल है। ठीक है, उसका फार्मूला रिग्रेशन का यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अब ये काफ़ी डिटेल में आगे जाएंगे उसकी रिग्रेशन के हवाले से, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट। अब आप ये देखेंगे इस चैप्टर में एनालिसिस हुआ नहीं हुआ, एनालिसिस होता नज़र नहीं आ रहा, कि यहाँ पे ये एक्सप्लेन हुआ है कि एनालिसिस करना कैसे है। मकसद ये है, मकसद ये नहीं है कि एनालिसिस करें, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 4 में आएगा आपका। ये मेथडोलॉजी का चैप्टर है, इसमें तो आपने दो चीज़ें हैं उनको बताना है ठीक तरीके से। एक ये कि डाटा कलेक्ट कैसे किया, यानी कौन सी अप्रोच यूज़ की, वो डाटा था किस किस्म का, वो क्वांटिटेटिव डाटा था, वो रिसर्च किस किस्म की थी जिसके लिए आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो कोरिलेशन रिसर्च थी या वो कॉजल रिसर्च थी, क्या वो मेथड जो आपने यूज़ किया वो एक्सपेरिमेंटल मेथड था, ये सर्वे मेथड था, ये सेकेंडरी डाटा आपने कलेक्ट किया। ठीक है, वो सारी, और उसको कलेक्ट करने के लिए आपने सैम्पलिंग कौन सी यूज़ की। अच्छा, आपने उनको ऑपरेशनलाइज कैसे किया। यहाँ पे ये देखें, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जिसने यहाँ पे आपको बताया है कि उनको कैसे मैयर किया, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनलाइजेशन। ये ऑपरेशनलाइजेशन का जो काम है वो भी आपको मेथडोलॉजी के चैप्टर में आएगा। ठीक है, फिर सैम्पलिंग डाटा। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सिर्फ इसलिए प्रोवाइड किया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमने मेथडोलॉजी के चैप्टर में क्या लिखना है। अब बिल्कुल भी ये बात नहीं ज़हन में रखनी कि हर किसी की रिसर्च में सेम मेथडोलॉजी का चैप्टर आएगा। वो डिसाइड करना कि आपका मेथडोलॉजी का चैप्टर कैसे है, उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट आइडिया जो आपके टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च है उसको पढ़ के मिलेगा। और इवन अगर आप रिसर्च पेपर में भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी मेथडोलॉजी का एक सेक्शन होता है, बट उसमें एक डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। पेपर कंसाइज होता है, पेपर टू द पॉइंट होता है।
वो चीज़ों को इतनी ज़्यादा एलेबरेटेडली एक्सप्लेन नहीं करता। लेकिन जब आप एक रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके अंदर आप फिर थोड़ी डिटेल लिखते हैं, ठीक है, और फिर आप प्रीवियस स्टडी को साइड करके आप उसके साथ थोड़ी बहुत डेफिनेशंस भी लिख देते हैं, क्योंकि इट्स मोर लाइक एन एलेबरेटेड रिसर्च रादर देन अ वेरी कंसाइज रिसर्च जो आपकी रिसर्च पेपर में होती है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मेथडोलॉजी। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर सुन के थोड़ा ज़्यादा आपका माइंड क्लियर होगा कि आपका मेथडोलॉजी सेक्शन कैसे होना चाहिए। जाते जाते मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि जब आप मेथडोलॉजी करेंगे अपनी रिसर्च प्रपोजल में, तो फिर वो आपने विल में लिखनी है, ठीक है। उसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे ना दिस स्टडी ट्रीट, यहाँ पे आप लिखेंगे दिस स्टडी विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम 30 स्वीडिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ये होगा आपकी रिसर्च प्रपोजल में। लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे अपने रिसर्च रिपोर्ट में, तो फिर यहाँ हो जाएगा दिस स्टडी ट्रीटेड 30 स्वीडिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या कलेक्टेड डाटा फ्रॉम 30 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट। थैंक यू।